आज की ये कहानी या कहूँ ये विश्लेषण कोई आम बात नहीं है। आज हम एक ऐसे डरावने जाल की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे समझना आम इंसानों के बस की बात है ही नहीं। और मजे की बात बताऊं, आज ये खौफनाक कहानी आपको कोई और नहीं बल्कि मैं खुद सुनाऊंगा। मैं हरि कृष्ण, वो मास्टरमाइंड जिसने ये पूरा खेल रचा। ये किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है ना? बिल्कुल। आज मैं अपने ही उस शानदार लेकिन बेहद खौफनाक मास्टर प्लान का पर्दाफाश करूंगा। ये जो सामने है, ये कोई मामूली जादू टोना नहीं है। ये है काले जादू की एक मास्टर क्लास। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी योजना की सबसे डरावनी बात क्या थी? जादू? नहीं, वो था वो मनोवैज्ञानिक खौफ, वो डर जो मैंने अपने शिकार के दिमाग में भर दिया था। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें मेरी हर एक बात माननी होगी। सोचिए, किसी इंसान के शरीर को तोड़ना तो बहुत आसान है यार, लेकिन उसकी आत्मा को अपने कब्जे में लेना, वो एक असली कला है। वीर और उसके बेटे रोहन के साथ मैंने ठीक यही किया। ये सिर्फ कोई जादू का खेल नहीं था, ये खौफ का वो साम्राज्य था जहां उनकी हर एक सांस मेरी मोहताज थी। सच कहूं तो इसी खौफ की नींव पर मेरा ये पूरा खेल टिका था। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1, मेरा शिकार, वीर और रोहन। देखिए, कोई भी बड़ा शिकार हमेशा एक मीठे धोखे से शुरू होता है। मैं उनके दरवाजे पर कोई खूंखार दरिंदा बनकर थोड़ी ना गया था। इसके बजाय मैंने एक ऐसे बूढ़े, लाचार और कमजोर इंसान का नाटक किया जिसे मदद की सख्त जरूरत थी। गांव के वो बेचारे हरिकृष्ण चाचा बनकर वीर के घर में घुसना वो मेरी सबसे बेहतरीन चाल थी। पता है क्यों? क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी दया होती है, और बस मैंने उसी दया को अपना सबसे धारदार हथियार बना लिया। अब जरा इस जादू के काम करने का तरीका समझिए। ये बिल्कुल एक परजीवी, एक पैरासाइट की तरह काम करता था। एक तरफ मैं था हरिकृष्ण, जो दिन ब दिन और ज्यादा जवान और ज्यादा ताकतवर हो रहा था, और दूसरी तरफ वो वीर जो धीरे धीरे सड़कर एक बेजान लाश, मतलब एक ज़ॉम्बी में बदलता जा रहा था। ये किसी की जिंदगी खींचने का एक बेहद खौफनाक तरीका था। मैं असल में वीर की जिंदगी, उसकी जवानी को सीधे अपने अंदर खींच रहा था। आपने साइंस में तो सुना ही होगा, ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, बस एक जगह से दूसरी जगह जाती है। खैर, यहाँ मैंने वीर की पूरी जिंदगी को ही अपनी जवानी का ईंधन बना लिया था। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर। काले जादू की शुरुआत, खौफ का मंजर। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। जब रोहन स्कूल से लौटकर घर आता है तो देखता है कि मैं बिल्कुल जवान हो चुका हूँ, और उसका पिता एक पुतले की तरह आईने के सामने जमा हुआ है। पूरे घर में एक अजीब सी घुटन थी, एक मौत जैसा सन्नाटा। वो दहशत का वो पल था जब उस छोटे से रोहन को समझ आ गया कि उसका अपना घर अब एक नर्क बन चुका है। मैं उसके कांपते हुए चेहरे के एकदम करीब गया और उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, तुम्हारा नया पिता अब मैं हूं रोहन। मेरे इस काले जादू का जो गणित था ना, वो बिल्कुल सटीक था और खौफनाक भी। ये कोई हवा में हाथ घुमाने वाला जादू नहीं था, इसके नियम एकदम साफ थे। पहला कदम, शिकार के बाल हासिल करो। दूसरा, उन बालों को एक खास हड्डी से कसकर बांध दो। और आखिरी कदम, जिस पर सब कुछ टिका था, पूरा कंट्रोल पाने के लिए उस हड्डी को जोर से चटका दो। मैंने ठीक यही किया, वो भी रोहन के सामने। जैसे ही मैंने वो हड्डी तोड़ी, पता है क्या हुआ? वीर ने आईने पर अपना ही सिर दे मारा, खून बहने लगा, और सिर्फ मेरे एक इशारे पर वो अपने ही सगे बेटे का गला घोटने लगा। ये था मेरा पूर्ण नियंत्रण। एकदम खौफनाक है ना? और फिर जो अगली सुबह का नजारा था, वो किसी भयानक हॉरर फिल्म के सेट से कम नहीं था। अनुष्ठान का पूरा सामान तैयार था। बीच में जलती हुई आग, ताजा खून, शमशान की राख और एक असली इंसान की खोपड़ी जिसमें रखी थी मेरी शापित टॉफियां। मैंने उस रोहन को अपना ही एक मोहरा बना लिया था। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर अपने पिता की सांसें चलती देखना चाहते हो तो ये मौत अपने दोस्तों में बांट आओ। वो बच्चा जानता था कि वो मौत बांटने जा रहा है, लेकिन अपनी और अपने बाप की जान बचाने के लिए वो मेरा गुलाम बनने को पूरी तरह मजबूर था। कोई रास्ता ही नहीं था उसके पास। अब आते हैं भाग 3 पर, बाल दिवस का आतंक, मौत की टॉफी। ये मेरी पूरी योजना का सबसे डार्क और सबसे अजीबोगरीब हिस्सा था। बाल विद्या निकेतन में बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे का जश्न चल रहा था। सोचिए जरा, एक तरफ वो मासूम बच्चे अपनी खुशियों में मस्त थे, हंस खेल रहे थे, और दूसरी तरफ मेरी वो मौत की टॉफी रोहन के कांपते हाथों के जरिए अपना अगला शिकार ढूंढ रही थी। कितना शानदार कॉन्ट्रास्ट है ना? उस रात जो तहलका मचा, वो इतनी तेजी से हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। रात 8 बजे
जैसे ही उस मासूम आरव ने वो टॉफी खाई, मेरे जादू ने अपना काम शुरू कर दिया। उसकी आंखें एकदम लाल हो गईं, जैसे किसी शैतान ने उसके शरीर पर पूरा कब्जा कर लिया हो। वो चुपचाप अंधेरे में भाग गया। 8:45 पर स्कूल बसें निकल गईं, किसी का ध्यान तक नहीं गया। और फिर रात 12 बजते बजते स्कूल में कोहराम मच गया। आरव लापता था। देखा आपने कैसे मेरा फैलाया हुआ अंधेरा उनकी आंखों के सामने से मेरे शिकार को निगल गया था। सच कहूं तो इंसानों की बेवकूफी की कोई हद नहीं होती। 1 लाख रुपए, मतलब स्कूल की वो प्रिंसिपल और पुलिस इतने हताश हो चुके थे कि कागज के कुछ टुकड़ों से मुझ जैसे शैतान को हराना चाहते थे। उन्होंने आरव को ढूंढने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम रख दिया। मुझे तो ये देखकर बस हंसी आती है। पुलिस बेचारी अंधेरे में तीर चला रही थी, जबकि असली खजाना, वो मासूम बच्चा, पूरी तरह से मेरी मुट्ठी में कैद था। कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। भाग 4, शमशान का अनुष्ठान और अपहरण। बाहरी दुनिया के उस फालतू शोर शराबे से बहुत दूर मेरा अपना डार्क स्टूडियो, गोपालपुर, ब्लॉक डी, मकान नंबर 75। यहाँ मैं अपने दोनों शिकार वीर और आरव के साथ उस अघोरी अनुष्ठान के बिल्कुल आखिरी चरण में था। सब कुछ एकदम शांत था, एकदम एकांत, और हर एक चीज मेरी उस बेहतरीन योजना के हिसाब से ही चल रही थी। लेकिन पता है, हर महान योजना में कोई ना कोई कीड़ा घुस ही आता है। एक ऐसी घटना हुई जिसकी मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। एक मामूली सा सड़क छाप चोर पुलिस से छिपता हुआ अचानक मेरे उस अड्डे में घुस आया। सोचिए मुझे कितनी झल्लाहट और कितना गुस्सा आया होगा कि एक ऐसा तुच्छ सा चोर, जो मेरी ताकत के आगे एक मामूली कीड़े के बराबर था, वो मेरी इस महान साधना का गवाह बन गया। असल में उसी ने प्रिंसिपल को फोन कर दिया और मेरा सारा एकांत भंग कर दिया। एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा वेरिएबल पूरी कहानी को कैसे पलट कर रख देता है, ये उसका सबसे सटीक उदाहरण है। फिर जब वो प्रिंसिपल और पुलिस वाले वहां पहुंचे ना, तो वो दृश्य किसी भयंकर हॉरर फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा था। एकदम सेंटर में धधकती हुई आग, मेरे सामने ज़ॉम्बी की तरह बैठे वो बूढ़े और कमजोर हो चुके वीर और आरव, और मेरे होठों पर वो खौफनाक मंत्र, शव साधना, रक्त धारा, प्राण हारिणी शक्ति जगा। उस वक्त मैं अपनी ताकत के बिल्कुल चरम पर था। मैंने उनकी जीवन ऊर्जा को लगभग पूरी तरह से अपने अंदर सोख ही लिया था। सच बता रहा हूं, वो एक ऐसा पल था जहां मौत और जिंदगी दोनों मेरे हाथों की कठपुतलियां बनी हुई थी। और ये पूर्ण नियंत्रण असल में क्या होता है, ये उन पुलिस वालों ने उस रात अपनी आंखों से देखा। जब उस प्रिंसिपल ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैंने आरव की हड्डी तोड़ दी। उस इंस्पेक्टर ने अपनी जान बचाने के लिए एक छोटे से मासूम बच्चे आरव पर ही गोली चला दी। गोली आरव को लगी भी, लेकिन मेरे पूर्ण नियंत्रण का खौफ देखिए, आरव को उस जानलेवा घाव का कोई असर ही नहीं हुआ। वो पलटा और उसने उस खट्टे कट्टे इंस्पेक्टर को सीधे गले से पकड़कर हवा में उठा लिया। बस यही तो थी मेरे जादू की असीमित और खौफनाक ताकत। लेकिन अब आता है भाग 5, एक गवाह की चतुराई, रोहन का दाव। और यहीं मुझसे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे घातक भूल हो गई। मेरी पूरी नजर उस ताकतवर इंस्पेक्टर और उस छटपटाती हुई प्रिंसिपल पर थी, लेकिन मैं उस छोटे से लड़के को बिल्कुल भूल गया, जो उस अंधेरे कोने में चुपचाप खड़ा इस पूरे खेल को देख रहा था। रोहन। मैंने उसके डर का खूब मजाक उड़ाया था ना, लेकिन मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि वो डरा हुआ गवाह असल में मेरी एक एक चाल को बहुत ध्यान से पढ़ रहा था। जरा सोचिए, क्या होता है जब खौफ से कांपता हुआ शिकार खामोशी से अपने ही शिकारी के नियम सीख लेता है। रोहन उस कोने में सिर्फ रो नहीं रहा था, वो एक गवाह की तरह मेरी हर चाल, उस बाल और हड्डी के गणित को अपने दिमाग में बिल्कुल छाप रहा था। उसे ये समझ आ गया था कि ताकत मेरे शरीर में नहीं, बल्कि उस हड्डी और बाल के उस खौफनाक गणित में छुपी है। उस सस्पेंस और दहशत की कल्पना कीजिए जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो छोटा सा बच्चा, जिससे मैंने अपने पैरों की धूल समझा था, उसने मेरे ही खेल के नियम मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की ठान ली थी। और फिर आया वो पल जिसने मेरे पूरे वजूद को झकझोर कर रख दिया। रोहन के वो 4 कदम जरा ध्यान से देखिए। पहला, वो चुपके से मेरे करीब आया। दूसरा, उसने मेरी ही पीठ पीछे से मेरे बाल काट लिए। तीसरा, मेरे ही थैले से एक हड्डी निकालकर उस पर मेरे बाल बांध दिए। और चौथा कदम, उसने वो हड्डी तोड़ दी। जैसे ही उस छोटे से लड़के ने उस हड्डी को चटकाया, बाप रे, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अपने शरीर की एक एक हड्डी चकनाचूर हो रही हो। वो भयंकर दर्द, वो झटका, मेरा ही रचा हुआ काला जादू अब एक भयानक झटके के साथ मुझ पर ही हावी हो चुका था। अंतिम भाग 6, शैतान का दर्दनाक अंत।
जो ताकतवर जादूगर कुछ पलों पहले भगवान बनने का सपना देख रहा था, वो अब पलक झपकते ही जमीन पर कीड़े की तरह तड़प रहा था। वो मेरी असीमित शक्ति, वो अमर जवानी, सब कुछ एक सेकंड में छिन गया। मुझे उस वक्त सिर्फ दर्द ही महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि एक भयंकर क्रोध और ऐसी खौफनाक घबराहट हो रही थी जिसे मैं बता नहीं सकता। एक मामूली सा बच्चा, मेरा ही शिकार, मुझे मेरी ही बिछाई हुए बिसात पर मात दे चुका था। क्लाइमैक्स का ये दृश्य एकदम सिनेमाई था और मेरे लिए बेहद दर्दनाक भी। जैसे ही वीर और आरव मुझे बचाने के लिए दौड़े, अरे मतलब मुझे नहीं, खुद को बचाने के लिए, रोहन ने वो आखिरी और सबसे घातक दांव चल दिया। उसने उस शापित हड्डी को उठाया और सामने धधकती हुई आग में फेंक दिया। और जैसे ही वो हड्डी आग के लपटों में जलने लगी, असल में वो सिर्फ एक हड्डी नहीं थी जो जल रही थी, मेरे पूरे शरीर में अचानक से आग की भयानक लपटें उठने लगी। मेरी वो चुराई हुई हर एक सांस, मेरी सारी ऊर्जा, सब कुछ मेरे ही सामने जलकर राख होने लगी। बचाओ बचाओ! हाँ, यही मेरी अंतिम चीखें थीं जो उस अंधेरे कमरे की दीवारों से टकरा रही थीं। इस पूरी कहानी का सबसे भयानक और सबसे कड़वा सच यही है कि जिन नियमों का इस्तेमाल करके मैंने दूसरों की जिंदगी और उनकी जवानी चुराई थी, बिल्कुल वही नियम मेरी अपनी सबसे दर्दनाक बर्बादी का कारण बन गए। मेरी वो सारी चुराई हुई ऊर्जा जलकर खाक हो गई और मैं अपनी ही जलाई आग में भस्म हो गया। आज का ये डरावना विश्लेषण आपके लिए बस एक ही खौफनाक सच पीछे छोड़ जाता है। जो कोई भी दूसरों की जिंदगी के साथ अंधेरे में खेलता है ना, एक दिन वही अंधेरा उसे हमेशा के लिए निगल लेता है।